तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे त्रिविमीय ज्योमेट्री का भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 6 तक आप देख कर ही आए होंगे। उसके बिना शायद आपको कुछ प्रॉब्लम होगी समझने में। तो भाग नंबर 6 तक आप देख कर ही आइएगा, भाग नंबर 7 देखने से पहले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे सदिश रूप के कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना, डेरिवेशन ऑफ कार्टियन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से मुझे कार्टेशियन फॉर्म या फिर व्युत्पन्न, कार्तीय रूप को व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए हम यह भी पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक टिप्पणी, फिर उसके बाद एक उदाहरण नंबर 6 को भी हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश रूप के से कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना, डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके देखेंगे। मान लीजिए कि दिए गए बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है। ठीक है, निर्देशांक से आप जान सकते हैं जो कि हम उन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, तो ए बिंदु, मेरे पास ए बिंदु दी गई है। इस निर्देशांक मुझे क्या दिए गए हैं? x1 y1 z1। ठीक है, यह मुझे दिए गए हैं। और देखा दिक् कोसाइन ए बी सी है। और देखा कि, तो मान लीजिए किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं। मुझे P के निर्देशांक भी दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड। एक रेखा भी दी गई है, रेखा दी गई है। तो उस रेखा के हमें दिक् कोसाइन में दिए गए हैं जो कि है अपने ए बी सी। तो यहाँ से अब हम तीनों चीजों से तीनों निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे ए। ए को मैंने क्या मान लिया? ए को मैंने मान लिया, मान लो ए सदिश। इस सदिश आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। वह क्या हो जाएगा? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। देख लीजिए, क्या यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है, यह निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि x में जो भी हमारा परिमाण रहता है वह आई कैप के साथ आता है, y में जो भी रहता है वह जे कैप के साथ आता है, और z में जो भी रहता है वह के कैप के साथ आता है। तो आई जे के साथ आ जाएगा, और यहाँ से हमें ए सदिश पता चल जाएगी। ठीक है, हम निकालेंगे आर सदिश। आर सदिश कैसे निकलेगी? ऐसे ही हम आर सदिश भी निकाल लेंगे। आ जाएगी एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए, एक्स है हमारे एक्स की दिशा का परिमाण, बाई है हमारे बाई की दिशा का परिमाण, और जेड है हमारे जेड की दिशा का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको भी ऐसे ऐसे लिखेंगे, जो कि हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप और जेड के कैप। एक्स को लिखेंगे आई के साथ, बाई को लिखेंगे जे के साथ, और जेड को लिखेंगे के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसी बिंदु P के निर्देश, और हमें दिक् कोसाइन दिए गए थे ए बी सी। तो मान लो मैंने इस जो भी रेखा के दिक् कोसाइन दिए गए थे उसे मैंने बी मान लिया। ठीक है, यहाँ पे बी माना हुआ है। ठीक है, दिक् कोसाइन की वजह से मैंने कैसे निकाला था? मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, आई के आगे, जे के आगे और के आगे जो जो भी लिखा है वह ही हमारे दिक् कोसाइन नहीं या फिर दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, तो दिक् अनुपात हम इन्हीं को सीधे सीधे गुणा करके निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा ए आई कैप जोड़ बी जे कैप और सी के कैप। इनका मैंने आई जे और के साथ गुणा कर दिया, एक तरह से मतलब उनके साथ ही लिख दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ से मुझे आर सदिश, ए सदिश और बी सदिश तीनों की तीनों चीजें मिल गई हैं। तो यहाँ से आप तीनों चीजें निकालना सीख गए होंगे कि हमें जब भी कोई निर्देशांक दिए गए होते हैं तो हम उनसे सदिश कैसे निकालते हैं, और दिक् कोसाइन या फिर दिक् अनुपात दिए गए हैं तो उनसे हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। तो आगे मुझे यह चित्र दिया गया है, इसकी मदद से हम समझेंगे लेमडा का खेल। ठीक है, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर हम इस चित्र की मदद से समझेंगे कि जो भी हमें समझना है। ठीक है, तो इन मानों में एक से प्रदर्शित करने आई जे के, मुझे पहली इक्वेशन निकल आई है। देख लीजिए, यह रही, मैंने इसे पहली इक्वेशन भी लिख दिया है। ठीक है, तो इन मानों को एक पहली इक्वेशन में प्रतिस्थापित करने आई जे के गुणांकों को तुलना करने पर हम पाते हैं एक्स बराबर x1 प्लस लेमडा ए, बाई बराबर y1 प्लस लेमडा बी, जेड बराबर z1 प्लस लेमडा सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी थे मेरे वेक्टर बी, जो कि सदिश भी है, उसके दिक् कोसाइन थे। मतलब कि जो भी दिशा में वह जा रही होगी उस दिशा के हमें दिक् कोसाइन हमारे पास थे। ठीक है,
और उसका हमने लेमडा से गुणा कर दिया, लेमडा से अपने गुणा कर दिया, ताकि हमें दूसरी, जो भी हमारी दूसरी इक्वेशन है, वह पता चल सके। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने पिछले ही भाग में पढ़ा था, मेरे पास यह एक दिशा है, और यह एक दिशा में दी गई एक सदिश है, ठीक है, यह एक सदिश मुझे मिल गई है, और एक दूसरी सदिश है। तो यह इसके लेमडा गुणा जो होगी, मान लो यह सदिश ए है, तो यह होगी लेमडा ए, ठीक है, क्योंकि मान लो इसका परिमाण हुआ 2, इसका परिमाण हुआ 1, लेमडा का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि यह इससे दुगनी है, यह वाली सदिश इससे दुगनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि लेमडा क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एक्स बराबर x1 प्लस लेमडा ए क्यों लिख दिया। अब क्योंकि x1 मैंने इसलिए लिखा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे x1, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी बिंदु पता होने चाहिए जहां से वो सदिश जा रही हो। तो कोई भी बिंदु के मुझे पता होने के लिए केवल मेरे पास था x1, y1 और z1, और यहाँ पे जो हमारे x y z थे, वह हमारे जो भी हमें इक्वेशन निकालने हैं उसके समीकरण है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो भी निर्देशांक एक्स बाई जेड निकले हैं, उन्हीं को हम निकालेंगे। तो एक्स निकल आएगा, यहाँ से हमें देखिए एक्स इस साइड आएगा तो वह हो जाएगा एक्स माइनस, और डिवाइड में हम लिख देंगे ए, लेमडा हो जाएगा ए, लेमडा को हम ऐसे निकाल लेंगे, लेमडा वहां निकल आएगा, यहाँ से एक्स माइनस x1 डिवाइड बाई ए, और यहाँ से भी हम लेमडा निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 डिवाइड बाई बी, और यहीं से हम जेड भी निकाल लेंगे, जो जो कि हो जाएगा जेड माइनस जेड 1 डिवाइड बाई सी। तो यहाँ से मैंने जेड एक्स बाई जेड के टर्म में लेमडा को उसके बराबर कर दिया है, और चूंकि लेमडा तीनों बराबर है, तो मैं तीनों को एक साथ उसके बराबर लिख सकता हूँ। देखिए मैंने इसको 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 इन तीनों को एक बराबर लिख दिया, और इन्हीं तीनों को एक बराबर लिखना, यही कार्तीय समीकरण कहलाता है। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए हमें सीधे सीधे पता चल गई होगी जरूरत किस चीज की, जरूरत है हमें ए बी सी, मतलब कि उसी वस्तु की डायरेक्शन, जो भी हमें दिग अनुपात दिए गए हैं उनकी, और किसी एक बिंदु की, जो कि हमें x1 y1 और z1 दी गई है। मुझे मेरे पास कोई भी बिंदु होनी चाहिए, और उसके कोई भी दिग अनुपात या फिर दिग कोसाइन होने चाहिए, जो कि ए बी सी है। इनकी मदद से हम कार्तीय समीकरण आप लोगों के लिए आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने पिछले भाग में भी देखा था कि हमारे पास ए बी सी थी, और कोई भी एक बिंदु दी गई थी, उससे हमने कुछ इस तरह का निकाला था। मान लो ए बराबर मैंने निकाला था, नहीं ए बराबर नहीं मानते हैं, हम मानेंगे आर बराबर। आर बराबर मैंने निकाला था कि मुझे कोई भी बिंदु अंदर दी गई है ए, और कोई भी उसके, मतलब समझ लीजिए उसकी उसी के दिशा में कोई और सदिश दी गई है, जो कि है, इसको हम जोड़ लेंगे उसके साथ, जो कि होगा बी। तो ए जोड़ लेमडा बी, यही थे हमारी उस रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर हमने उसका कार्तीय समीकरण भी निकालना सीख लिया है। चलिए तो अब उसको आगे देखेंगे। तो इसको मैंने दूसरी और इसको तीसरी इक्वेशन मान ली है, और यहाँ से मैंने आपको बताया बताया था कि इसको कैसे कैसे समझाएंगे। ये देख लीजिए, यह है हमारा लेमडा, यह है हमारा अल्फा, जो कि एक्स अक्ष के साथ हमारा कोड है, यह लेमडा जो कि हमारे बाई अक्ष के साथ कोड है, नहीं यह है बीटा जो कि है बाई अक्ष के साथ कोड, यह हो जाएगा हमारा गामा जो कि है जेड अक्ष के साथ कोड। तीनों अक्षों के साथ जो कोड है उन्हीं से हम एल एम और एन निकाल लेंगे। और मेरा, जैसे देखिए यहाँ पर मुझे एक लाइन ऐसे दी गई है, ठीक है, एक लाइन ऐसे दी गई है, तो उसी की मैंने दिशा में एक दूसरी लाइन खींच ली, और यह मान लो मेरे पास कोई भी मूल बिंदु है, यह रही मेरी मूल बिंदु, इस मूल बिंदु को पता होना चाहिए और दिशा का पता होना चाहिए, यहीं से मैं उस रेखा का इक्वेशन निकाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, उस रेखा का समीकरण प्राप्त करना कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं होगा, अगर हमारे पास एक बिंदु है और उस रेखा की दिशा जो कि दिक् कोसाइन या फिर दिक् अनुपात के रूप में दी गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक टिप्पणी को पढ़ेंगे। टिप्पणी में हमें दिया गया है, यदि रेखा के दिक् कोसाइन एल एम और एन है, तो रेखा का समीकरण जो कि हो जाएगा एक्स माइनस x1 डिवाइड बाई एल, जो कि होगा बाई माइनस बाई 1 डिवाइड बाई एम, जेड माइनस जेड 1 डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से हम भी निकाल चुके हैं कि यह कैसे हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी की जगह इन्होंने एल एम और एन क्यों रख दिया। तो ए बी सी, मान लो ए बी सी हमें दिया है एक एक और एक, और एल एम एन मुझे पाए हो जाएगा चार चार और चार, तो चार 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 एक दूसरे से कट जाएगा, और बस वो भी फिर से एक 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 ही बचेगा। तो एल एम एन लिख दीजिए आप उस जगह पे जहाँ पे भाग हो रहा है,
यहाँ पर ए बी सी लिख दिए, भाई एक दूसरे से आखिर में कटने ही वाली है तो उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एल एम एन एन भी, एल एम और एन भी रख सकते हैं, या फिर ए बी और सी भी रख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6 को, उसके बाद इससे भाग को खत्म कर देंगे। चलिए उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है? एक बिंदु दी गई है क्योंकि ये 5,2,-4, तो ये एक हमें बिंदु दी गई है। ठीक है, यह रही हमारी बिंदु। एक एक करके हम देखेंगे। तो मुझे जैसे ही बिंदु मिल गई, से जाने वाली तथा सदिश 3 i कैप जोड़ 2 के जे कैप माइनस का के कैप। तो इससे जाने वाली मुझे एक सदिश मालूम पड़ गई। जैसे मेरे पास एक बिंदु है, ठीक है, वह एक सदिश है। क्या बिंदु, सॉरी उसको गलत दूर बन गई। मेरे पास एक बिंदु है, एक सदिश है। तो इस सदिश में मुझे पता है, एक बिंदु में मुझे पता है। समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। तो इसकी समांतर, मान लो इसकी समांतर रेखा यह रही, बिल्कुल इससे ऊपर ही है। तो मुझे इस समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करना है। जो भी मेरा कार्तीय समीकरण है उसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझेंगे। मान लो मेरे पास जो भी बिंदु दी गई थी, उस बिंदु के मैंने ए सदिश मान लिया। तो ए सदिश कैसे आएगा? सीधे सीधे 5 को आई के आगे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 i कैप जोड़ जे को 2 के आगे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 जे कैप। ठीक है, और -4 को के कैप के आगे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -4 के कैप। तो मुझे यह यहाँ पे ए सदिश मिल गई है। ठीक है, यही ए सदिश देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बी सदिश को। बी सदिश क्या है? बी सदिश है हमारी वही वाली जो क्या है पहले से निकाली हुई है, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बी सदिश हमें दी गई है जहां से वो बिंदु बी सदिश उस बिंदु से होकर जा रही है। तो उसकी समांतर रेखा ग्राफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सीधे सीधे रेखा के सदिश समीकरण में डाल देंगे। तो यहाँ पे रेखा के सदिश समीकरण हमें क्या दिया गया था? यह होता था कुछ ऐसा, आर वेक्टर बराबर ए जोड़ ए वेक्टर था यह मेरा, और फिर बी लैम्डा बी, सॉरी लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो यह मुझे दिया गया था। आर वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर को, ए वेक्टर क्या थी? हमारी उस बिंदु की सदिश। और फिर बी क्या थी? बी थी हमारी उस दिशा से जाने वाली सदिश। तो मैंने आर वेक्टर और को उस बराबर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा। ए की जगह रख दूंगा इसको और बी की जगह रख दूंगा इसको। ठीक है, तो मुझे मिल गया है। तो ठीक है, यहाँ से आर मुझे मिल जाएगा 5 i कैप जोड़ 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। और जोड़ में जो लेमडा का गुणा करने वाले थे वो भी मिल जाएगा, जो कि हुए 3 i कैप जोड़ 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप। तो यह भी मुझे मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो अब हम आगे आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या निकालना है। चूंकि रेखा पे स्थित किसी बिंदु P x y जेड की स्थिति सदिश R है, जो कि मैंने P माना था उसकी स्थिति सदिश को R माना था। ठीक है, इसलिए x i कैप जोड़ y j कैप जोड़ j के कैप क्या होगा मेरी? 5 i कैप जोड़ 2 y j कैप माइनस का 4 के कैप। यह मेरी आ जाएगी स्थिति सदिश, जो कि मैंने अभी अभी निकाली थी, जो कि है ए। ठीक है, स्थिति सदिश मैंने निकाली थी, वह है हमारी ए। ए को मैंने जो की तो रख दिया, फिर लेमडा के अंदर मैंने रख दिया बी सदिश को। अब आप सोच रहे होंगे लेमडा के अंदर बी सदिश को क्यों रख दिया? क्योंकि बी सदिश हमारी उस सदिश की समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, इसलिए उसके दिक् कोसाइन व दिक् अनुपात एक बराबर ही होते हैं, इसलिए बी की जगह पे मैंने उसे रख दिया। फिर इसको मैं गुणा करूंगा तो यह देखिए कैसे आ गया। यहाँ से आ जाएगा 5 i कैप और 3 लैम्डा जे कैप। तो 5 और 3 लैम्डा यह हो जाएगा टोटल i कैप के अंदर। यहाँ से आ जाएगा 2 और 2, तो 2 और 2, और यहाँ पे आएगा लैम्डा। तो 2 और 2 लैम्डा जे कैप, यहाँ से यह भी सीधा सीधा आ गया। फिर आएगा -4 और -8, तो -4 -8 और इसके साथ आएगा लैम्डा। तो -4 -8 लैम्डा, उसके साथ आ जाएगा के कैप। तो हमारी पूरी सदिश क्या बन गई? जो कि हो जाएगा 5 जोड़ 3 लैम्डा i कैप, और उसके साथ जोड़ेंगे 2 जोड़ 2 लैम्डा जे कैप, उसके साथ करेंगे -4 -8 लैम्डा के कैप। ठीक है, तो यह आ गया।
तो लेमडा का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि लेमडा का अवलोकन आप समझेंगे कि इसे मैंने हल किया। इसे जैसे ही मैंने हल किया तो यह आ जाएगा एक्स माइनस का 5 भागे 3, वाई माइनस का 2 भागे 2, जेड जो +4 डिवाइड बाई माइनस का 8, 3 2 और -8, यह कहाँ से आ गया इसी भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप समझेंगे। अब देखिए मैं आपको सरल से समझाता हूँ। तो यहाँ से एक्स का मान आ गया 5, ठीक है, पाई का मान आ गया 2, जेड का मान आ गया -4। तो एक्स वाई और जेड तीनों का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से x1 की जगह पर रख देंगे 5, y1 की जगह पर रख देंगे 2 और z1 की जगह पर रख देंगे 4। तो यहाँ से तीनों से हमारी यह सदिश आ जाएगी। और फिर आप सोचे होंगे नीचे 3 2 और -8 कहाँ से निकाला, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। जैसे देखिए जो भी यहाँ बी सदिश दी गई थी वह उसकी समांतर है, तो मतलब दिक कोसाइन और दिक अनुपात तो बराबर होने ही वाले हैं। बी सदिश के हमारे दिक अनुपात क्या है, जो कि होंगे 3 2 और -8 के बराबर। तो यह मुझे दिग अनुपात मिल गए हैं, तो इन्हें सीधे सीधे इसके नीचे रख दूंगा। तो यह सीमा का रेखा का समीकरण का कार्तीय रूप भी आप निकालना सीख गए हैं। और एक उदाहरण की मदद से हमने इसे भी देख लिया है कि कार्तीय रूप हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ यहाँ पर बचा तो नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बिंदु बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखनी है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि रेखा के दिक् कोसाइन दिए गए हैं, और मुझे एक बिंदु दी गई है और दूसरी बिंदु दी गई है। तो उससे हम उस बिंदु का कैसे व्युत्पन्न करते हैं, या फिर उसके जो भी कार्तीय रूप है उसका कैसे व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस आकृति की मदद से मैंने भी आपको बता दिया। और फिर देखेंगे कि हम उन्हें तुलना कैसे करते हैं, एक्स वाई और जेड कैसे निकालते हैं, और उसके कार्तीय समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको बस आखिर में आके यही याद ध्यान रखना है कि उसका कार्तीय समीकरण कैसा दिखता है, वह इसको कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमने एक खाद देखी जिसके दिक् कोसाइन मुझे एल एम और एन दिए गए थे। तो उसका सीधा सीधा हम उसकी लाइन का समीकरण, रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास बिंदु, मान लो एक बिंदु दी गई है x1 y1 z1। तो x को x1 से माइनस कर देंगे, y को y1 से माइनस कर देंगे और z को z1 से माइनस कर देंगे। और मुझे दिक् कोसाइन या फिर दिक् अनुपात दिए गए हैं जो कि एल एम और एन है, या फिर यहाँ पे दिए जा सकते थे ए बी और सी। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे एल एम और एन, यहाँ पे ए बी और सी। तो हमें सीधे सीधे इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। उसके बाद इस उदाहरण में हमने उस उदाहरण की मदद से समझ भी लिया है कि कैसे हम रेखा का दिक् कोसाइन या फिर दिक् अनुपात की मदद से उसका कार्तीय समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज हम एक टिप्पणी उदाहरण नंबर 6 भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर और साथ में हमने पढ़ा सदिश रूप से कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना। इसको और इसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम यह पढ़ चुके हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले, तो आगे हम पढ़ेंगे दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। मतलब कि अगर दो बिंदु मुझे दी गई है, बिंदु ए और बिंदु बी, तो इन दोनों रेखा से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। साथ में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 7 और 8 दोनों शायद इसी जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसी से होने वाले हैं, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। अब हम अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उतना आपको समझना है। जितनों भी जो भी टिप्पणी मैंने बताई है उनको भी आपको पढ़कर आना है, ताकि हम जितने भी आगे वाले पार्ट हैं, आने वाले भाग हैं, उनमें उनका प्रयोग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए आने वाले भाग में हम इस टॉपिक को उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप अगले लेक्चर पर से पहले यह सब पढ़ के आओगे। ठीक है, बाय बाय।